In literary theory, a new trend emerged, which started investigating works of literature from a different perspective. A school of literary criticism and literary theories emerged in the earlier 20th century as a reaction against Marxist literary theory, which believes in the role of society in the text and the text in society. Formalist criticism works on practical dimension of the art. They focus on how things are done more than what it is about. Since form is what tells stories and make meanings, the moves of dances from the story of dance, they have to do with the structural purposes of particular text, the study of the text without taking into account any outside influence. Formalists reject the notions of culture and societal influences, authorship, content, and instead focuses on the modes, genres, discourse, and forms. Formalism है क्या? अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिंपली एक पॉइंट है, एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि कैसे चीज़ों को किया जाता है, इसके अगेंस्ट कि चीज़ें क्या हैं, किस बारे में हैं। ये पैटर्न कुछ ज़्यादा डिस्कस करता है इंस्टेड ऑफ कंटेंट की तरफ जाते हुए। जैसा कि आपने ये चीज़ें देखी हैं, कल्चर, सोशल इन्फ्लुएंस, ऑथरशिप, राइटर है, और जो कंटेंट है, इन चीज़ों के ऊपर फॉर्मलिज्म और फॉर्मलिस्ट राइटर्स का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। जो फोकस होगा वो किस चीज़ के ऊपर होगा, किस मोड के थ्रू लिखा गया, कौन से यानरा में लिखा गया। यानरा पोइट्री था, नावल, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी। अगर नावल था तो वो किस टाइप का नावल था, पिकरस था, एपिस्टलरी था, डिस्टोपियन था, साईफाई था, पोस्ट एपोकलिप्टिक था, या कैसा नावल था, और किस तरह का डिस्कोर्स इसमें इस्तेमाल किया गया, और कौन कौन सी उसके अंदर फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो लिटरेचर है कि अंडरस्टैंडिंग को देखता है एंड क्लासिफाइज वर्क्स इनटू द जानरास अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मल एट्रीब्यूट्स। तो जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बहुत सी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इट आल्सो एडवोकेट्स मेथोडोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक रीडिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक साइंस के तौर पे देखा जाता है, एक सिस्टमेटिक अंदाज में और प्योर मेथड के अंदाज में देखा जाता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेयर सीज एंड लिटरेचर एज ऑटोनमस, कि वो एक इसको आज़ाद देखता है फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशंस। जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो टाइम पीरियड है, चाहे वो हिस्ट्री है, वट एवर द कंडीशंस दैट आर एक्सटर्नल, दैट आर ignored. That literary language is distinct from ordinary use of language। और फिर देखते हैं कि किस तरह से लिटरेरी लैंग्वेज वो ऑर्डिनरी यूजेज से डिफरेंट होती है। सिंस लिटरेचर इज मोड ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स विल बी द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ द साइंस ऑफ लिटरेचर। सो इसको लिंग्विस्टिक्स के तनाजर में, साइंस के तनाजर में देखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इट विल मेक मोर सेंस। टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स यहाँ पे इमर्ज हुए। वन वाज रशियन फॉर्मलिस्ट, जिसके बारे में आज का हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो एंग्लो अमेरिकन है, न्यू क्रिटिसिज्म है। बोथ स्कूल्स डेवलप्ड इन डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, हाउएवर शेयर्ड सर्टेन लिटरेरी एजम्पशंस। तो उनकी एजम्पशंस थी। तो आइए, रशियन फॉर्मलिज्म जो रशिया में इमर्ज हुआ इन 1915, वो वेल नोन एम्फेसिस प्ले करता है ऑन फंक्शनल रोल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, कि किस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग में। ऑर्डिनरी लैंग्वेज को देखा गया, एंड कि कैसे वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से लिटरेरी लैंग्वेज डिफरेंट हुई। आर्ट फॉर नॉन आर्ट से इट असर्ट्स कि आर्ट को देखा गया किस तरीके से नॉन आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, नॉन आर्ट के कनेक्शन में चीज़ों को जाके देखा गया, समझा गया।
इसी तरीके से अगर आप मजीद आगे देखें तो लैंग्वेज जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। क्या कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर शुड बी स्टडीड इन एंड आउट विदाउट रेफरेंस टू द मीनिंग। वो लैंग्वेज को देखा जाए, ये नहीं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो क्या मतलब या थीम इमर्ज कर रही है। बाय एनालाइजिंग लिटरेरी टेक्निक्स दैट डिस्टिंग्विश लिटरेरी फॉर्म्स एंड क्लासीफाई इनटू यानरस, तो बहुत से हमने उसको यानरस के अंदर जाके देखना है किस तरह से यानरस जो फोकस ऑन फॉर्म कर रही हैं, वो यानरस जिसकी कैटेगराइजेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, एंड देन इन्वेंटेड अ साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडिंग पोइटिक लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग द ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल कल्चरल हिस्टोरिकल अप्रोचेस। जितनी भी अप्रोचेस थी, कल्चर की थी, हिस्टोरिकल थी, उन सब की सब अप्रोचेस को क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया, उन चीज़ों को फोकस नहीं किया गया। क्यों? कि फोकस जो था वो क्या था, साइंटिफिक अप्रोच थी। फोकस क्या था कि उस काम के ऊपर फोकस किया जाए, उसकी फॉर्म के ऊपर फोकस किया जाए, उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज की गई हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, दैट शुड रिमेन द फोकस। फिर लिटरेरी टेक्स्ट मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज इन सच अ वे दैट इट बिकम्स स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, कि वो एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंज और अजीब दिखे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे डी फेमिलियराइजेशन। कि डी फेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लोग समझते थे कि लिटरेचर वो होता है जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से मुख्तलिफ होता है, जो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में स्ट्रेंज करके दिखाता है। जबकि रियलिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि चीज़ों को रियलिस्ट कॉन्सेप्ट में दिखाना चाहिए। लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। लेकिन defamiliarization, the most important concept of the school, that instead of seeing literature as a reflection of the world, they saw it as making strange. A formalist approach of a text enables the readers to undertake an attentive close reading by which the reader becomes an expert into interpretive theory. So the focus is on the different distinct and strange elements that are presented in literature, and these strange elements in a way kind of make sense to the माइंड एंड इन अ वे अपील टू द रीडर। जैसे अगर आप सागर सदीकी को देखें तो उसकी कुछ चंद अशआर जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं, हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। सो ये जो रिदम आ रहा है, मीटर आ रहा है, वो जो पैटर्न आ रहा है, वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है। तो जब मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा, स्ट्रेंज होगा, तो अपीलिंग होगा, अपीलिंग होगा, एग्जॉटिक होगा, तो वो फिर जो है ना सेंसेस को अपील करेगा और एस्थेटिक अपील के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन को इमर्ज करवाएगा। अगली जो है ना वो तो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो फेबुला वर्सेस सिजेट का था। Fabula refers to the raw material of the story, the events as they happen in a chronological order, whereas Suzette, on the other hand, is the way these events are presented in the narrative, often manipulated to create suspense, surprise, or other effects. So, what is the difference then? Fabula क्या है? वो रॉ मटेरियल है, जो स्टोरी का रॉ मटेरियल है, डेटा है, किस तरीके से इवेंट्स हैपन होने हैं, पहले क्या होगा, मिडल में क्या होगा, एंड पे क्या होगा, क्लाइमिक्स में क्या होगा, एंटी क्लाइमिक्स में क्या होगा, राइजिंग एक्शन में क्या होगा, फॉलिंग एक्शन में क्या होगा, एक्सपोजिशन में क्या होगा, रेवोल्यूशन में क्या होगा। सो द इवेंट्स दे हैपन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनकी पैटर्न्स को डिसाइड करना है। जबकि सुजेट वो क्या देखता है कि इवेंट्स जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया जा रहा है नैरेटिव के अंदर, जिस तरीके से वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो क्लाइमिक्स क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एथोस एंड पैथोस क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से वो कैसे जाके ओवरऑल कैथारसिस क्रिएट कर रहे हैं। सो सरप्राइज एंड इफेक्ट, तो ये दो चीज़ें कॉन्सेप्ट जो आएगा रोमन जैकबसन ने दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड जो है वो क्या है, लिटरेरीनेस। लिटरेरीनेस क्या है, दे sought टू आइडेंटिफाई द साइंटिफिक फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश लिटरेचर फ्रॉम एवरीडे लैंग्वेज, emphasizing how literary devices like metaphor, symbolism, and other techniques create a distinct aesthetic experience. So these techniques that are utilized in a work of literature, किस तरीके से वो जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, मेटाफर की है, सिंबलिज्म की है, कंपैरिजन के अंदर जिस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, और वो मुख्तलिफ कर रही हैं, इनवाइट कर रही हैं, अपील करवा रही हैं और एल्यूर करवा रही हैं। इन टेक्निक्स के अंदर और भी बहुत सी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसा कि पन है, एसिमिलेशन है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, और उस तरीके से वर्ड रिपीटेशन है। किस तरह से एक लिटरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लिटरी अपील की जाती है बाय द राइटर्स टू द रीडर्स इन ऑर्डर टू invite the readers to read the text and enjoy the text. अब let's see, these are the writers जिन लोगों ने इस पे काम किया, थेरिस्ट थे, जिसमें से सबसे बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है वो विक्टर श्कोल्स्की का है। वो क्या कहता है, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एसोसिएटेड। इसने जो कॉन्सेप्ट था डीफेमिलियराइजेशन का था, इसका एनालिसिस था कि किस तरह से नैरेटिव टेक्निक्स have had a lasting impact on literary theory, and Shkolotsky वो राइटिंग के अंदर आर्ट एज अ टेक्निक यूज करता है, कंसिडर फाउंडेशन टेक्स्ट एज द फॉर्मलिस्ट ट्रेडिशन, कि किस तरीके से आर्ट को एज टेक्निकल तरीके से प्रेजेंट जब किया जाएगा तो वो कितना अपीलिंग होगा, डीफेमिलियराइजेशन होगी, और उसके अलावा नैरेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सो विक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस थ्योरी की डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है रोमन जेकब्सन का है। रोमन जेकब्सन अनदर जो है ना वो फॉर्मलिस्ट हैं, नोन फॉर हिज वर्क लिंग्विस्टिक थ्योरी। जेकब्सन कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द अप्रोच, एंड वो एम्फेसाइज उसने किया स्ट्रक्चरल अप्रोच लैंग्वेज की लेकर आया, और उस स्ट्रक्चरल अप्रोच से वो क्या हुआ कि चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। सो थर्ड वन जो है वो क्या है, बोरिस एचिनहम है। वो उस बंदे ने इसके बारे में जो लिटरेरी थ्योरी दी वो फैबुला एंड सुजेट की दी। फैबुला एंड सुजेट वाज प्रेजेंटेड बाय रोमन बाय बोरिस। सो बोरिस जो है ना वो क्या, बोरिस was a prominent critic and a theorist within the Russian formalist, and his concept and essays helped to clarify, develop the many core principles of the formalism, including the distinction between fabula and suzette, और इसमें किस तरीके से एचनबाम ने वर्क रिमेन्स इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ द लिटरेरी वर्क। सो यहाँ पे तीन राइटर्स को हमने देखा, विक्टर, रोमन एंड बोरिस। सो विक्टर की कंट्रीब्यूशन जो थी वो क्या थी, डीफेमिलियराइजेशन से रिलेटेड थी। रोमन की जो थी वो क्या थी, लिंग्विस्टिक फीचर्स जो उसने कंट्रीब्यूट किए थे, किस तरीके से लिंग्विस्टिक्स फीचर वो लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग में इंस्ट्रूमेंटल हैं और फॉर्मलिस्ट अप्रोच डेवलप करते हैं। फैबुला सुजिट का जो कॉन्सेप्ट था वो बोरिस लेकर आए थे। सो एक थ्योरी है जो फॉर्म के ऊपर फोकस करती है, कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करती। ये कहती है कि फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर आर मोर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी पीस ऑफ लिटरेचर, एनी पीस ऑफ लिटरेरी राइटिंग। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, चाहे वो रिलीजन के हों, चाहे वो सोशियोलॉजी के हों, साइकोलॉजी के हों, फिलोसफी के हों, कुछ भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा दैट इज नॉट ऑफ greater importance, whereas the internal elements such as meter, such as rhythm, such as form, such as patterns, such as genre, such as overall compilation of the work, overall chronological orders, they are the ones that are more important as compared to the external elements. So if we focus on the internal elements, we are able to understand the literature and how is it created in the larger context. So if you have any question related to these, you can reach me out. Till then, stay happy and stay tuned.